नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑफिसर्स जिद में। जिद ऐसी जो तूफानों को हिला दे, जिद ऐसी जो पत्थर को भी मोम बना दे, जिद ऐसी जो आपको सोने ना दे, और जिद ऐसी जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा दे, आपको ऑफिसर बना दे। दोस्तों, इसी जिद, इसी जुनून, इसी जज्बे के साथ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना टॉपिक, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। इसके अंतर्गत हमने उसकी जो कार्यपालिका शक्तियाँ थी उसके विषय में हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं उसकी जो विधायी शक्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो विधायी शक्तियों में हम देखते हैं राष्ट्रपति कैसे कैसे विधान बनाने में उसका सहयोग होता है। ठीक है, यहां पर देखते हैं। एक तो है संसद के अंग के रूप में, और एक है अध्यादेश। संसद के अंग के रूप में जो राष्ट्रपति है वो एक संसद का अंग होता है। कैसे होता है? हमारा आर्टिकल 79 में कहा गया है कि संसद के 3 अंग होंगे। कौन कौन? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। कहने का मतलब जो संसद है हमारी वो 3 अंगों से मिलकर बनी है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इन्हीं तीनों अंगों से मिलकर हमारा क्या बनता है? ये संसद बनती है। अगर इनमें से कोई भी कम है तो वहाँ पर संसद पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो देखिए, एक अंग के रूप में हमारा राष्ट्रपति भी है यहाँ पर। ठीक है, तो कैसे कैसे वहाँ पर ये विधान बनाने में ये राष्ट्रपति सहयोग करता है, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। राज्यसभा हमारा दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 80 में, और लोकसभा दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 81 में, और 79 कहता है कि हमारे संसद के 3 अंग होंगे, मतलब संसद के बारे में डिस्कस किया गया है वहाँ पर। ठीक है, तो बारी बारी से जैसे कोई भी विधान बनाना है तो सबसे पहले वो लोकसभा से पास होगा, फिर राज्यसभा के पास जाएगा, या पहले राज्यसभा से पास होगा या लोकसभा, इन दोनों में से कहीं से भी पास हो सकता है पहले। ठीक है, तो मान लीजिए पहले हमने कोई विधेयक था वो राज्यसभा से पास कराया, उसके बाद फिर वो लोकसभा में जाएगा, वो विधेयक लोकसभा में पास होगा। अब किसके पास आएगा? राष्ट्रपति के पास आएगा उसकी मंजूरी के लिए। तो जब राष्ट्रपति उसको मंजूरी दे देगा तो वो विधेयक अब क्या बन जाएगा? अधिनियम बन जाएगा, पूरी तरह से वो लागू हो जाएगा। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर होती है। तो बिना राष्ट्रपति के ये पूर्ण नहीं हो सकता है। तो विधायी शक्तियों में राष्ट्रपति भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारा संसद का। तो ये तो रही बात संसद के अंग के रूप में। अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी जो शक्ति है उसके बारे में। दूसरी शक्ति है कि जो संसद में सदन होते हैं, तो सदनों का ये क्या करता है? सदनों को आहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है, और उसका विघटन कर सकता है, और एक चीज और कर सकता है, संयुक्त बैठक बुला सकता है इन दोनों की, आर्टिकल नंबर 108 के तहत। और इसका आर्टिकल नंबर 85 है। कहने का मतलब संसद में जो सदन है उसको आहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है और विघटन कर सकता है। तो बारी बारी से देखते हैं कि क्या है आहूत, क्या है सत्रावसान और क्या है विघटन। पहला है आहूत करना। आहूत करने का मतलब है किसी भी समय, ठीक है, राष्ट्रपति सत्र को बुला सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति सत्र को बुला सकता है। ठीक है, ये तो हुई बात आहूत करने की, सत्र को आहूत कर देगा यहां पर। फिर बात आती है सत्रावसान की। सत्रावसान का मतलब होता है सत्र की समाप्ति। ठीक है, सत्र की समाप्ति भी कर सकता है कि फलानी अमुक तारीख से
सत्र समाप्त हुआ, या अमुक तारीख को सत्र स्टार्ट होगा, तो ये आहूत हो गया, और समाप्त को हम सत्रावसान कहेंगे, मतलब फलानी तारीख से अब सत्र हमारा खत्म हो गया पूरी तरह से। अब अगला सत्र जो आएगा, सत्र यहाँ पर हमारे 3 तरह के सत्र होते हैं। जब हम संसद पढ़ेंगे वहाँ पर सत्रों के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक नॉर्मल सी जानकारी ले लेते हैं। एक बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, और एक शीतकालीन सत्र होता है। ठीक है, ये 3 तरह के लगभग सत्र होते हैं हमारे। तो सत्रों को स्टार्ट करना होगा तो वहाँ पर राष्ट्रपति ही स्टार्ट कराएगा, आहूत कराएगा, और सत्र की समाप्ति करानी है तो भी वहाँ पर राष्ट्रपति ही कराएगा। और ये सब कराएगा कैसे? मंत्रिपरिषद की सलाह से। मैंने कल भी डिस्कस किया था कि राष्ट्रपति कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं करता है, सब कुछ करता है राष्ट्रपति की मंत्रिपरिषद की सलाह पर। हाँ, कभी कभी ये स्वविवेक या अपने विवेक के आधार पर, ठीक है, कुछ निर्णय ले सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई सत्र है, उसको बुलाना है, ठीक है, और ऐसी सरकार है जो जान रही है कि जैसे ही सत्र आएगा हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा और सरकार गिर जाएगी। तो सरकार तो नहीं चाहेगी कि सत्र आए, आहूत हो। तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति स्वविवेक के आधार पर सत्र बुला सकता है और उसके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव है उसको रखवा सकता है वहाँ पर। ठीक है, तो ये तो रही बात हमारा सत्र के आहूत करने की और सत्रावसान करने की। और सत्र का विघटन, विघटन का मतलब होता है कि लोकसभा का विघटन। अगर मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे दे, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर देगा, या उस पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, तब भी लोकसभा का विघटन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, तो ये उसकी विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है। लोग इसका विघटन कर देगा, आहूत कर देगा और सत्रावसान। एक शब्द और आता है यहां पर, स्थगन, सत्र स्थगन। देखिए, सत्र स्थगन राष्ट्रपति नहीं करता है। सत्र का जो स्थगन है, ठीक है, या तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है, ठीक है, वो करेगा, या स्पीकर करेगा राज्यसभा में। ठीक है, सत्र स्थगन समझ लेते हैं कि होता क्या है। सत्र स्थगन क्या होता है कि सत्र का थोड़े समय के लिए उसको, उसकी कार्रवाई को रोक देना। तो सत्र स्थगन 1 घंटे के लिए हो सकता है, ठीक है, 1 दिन के लिए हो सकता है, आधे दिन के लिए हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर सत्रावसान की हम बात करेंगे तो सत्रावसान मतलब सत्र खत्म हो गया पूरी तरह से, अब जो भी चीज़ें होंगी वो अगले सत्र में होंगी। ठीक है, तो सत्रावसान और स्थगन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। स्थगन थोड़ी देर के लिए स्थगित हुआ है, ठीक है, और सत्रावसान मतलब पूरी तरह से सत्र का ही समापन हो गया। वो अब जो भी बातें होंगी या जो भी कार्यवाहियाँ होंगी वो नेक्स्ट क्या अगले सत्र में स्टार्ट होंगी। तो ये तो रही बात हमारा सत्रों को स्टार्ट करना। एक चीज़ आती है संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक कब बुलाएगा? अगर कोई सामान्य विधेयक पर गतिरोध है, सामान्य विधेयक पर गतिरोध है, ऐसा कोई विधेयक नहीं होगा जो संविधान संशोधन या ऐसे विधेयक से संबंधित हो, वहाँ पर ये संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जाएगा। सामान्य विधेयक होना चाहिए, ठीक है। अगर उस पर कोई किसी प्रकार का कोई गतिरोध है तो वहाँ पर राष्ट्रपति क्या करेगा? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाएगा, ज्वाइंट मीटिंग बुलाएगा, राज्यसभा और लोकसभा की, और वहाँ पर वो जो भी गतिरोध है उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी जो संयुक्त बैठक की कार्रवाई है वो भी राष्ट्रपति ही बुलाता है। और संयुक्त बैठक जो होती है, ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, पूछता है कि संयुक्त बैठक, ठीक है, पहली चीज़ पूछता है कि किस आर्टिकल के तहत है, तो आर्टिकल नंबर 108 के तहत होगी। और कहता है संयुक्त बैठक जो होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो वहाँ पर अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो करेगा वहाँ पर इसकी अध्यक्षता। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की। अगली कड़ी में राष्ट्रपति अभिभाषण देता है संसद के पटल पर। ठीक है, तो देखते हैं क्या है अभिभाषण। राष्ट्रपति का अभिभाषण,
अभिभाषण, राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। ठीक है, कहने का मतलब राष्ट्रपति सदन को संबोधित करता है। तो दो तरह से संबोधित करता है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। एक तो है आर्टिकल नंबर 86 के तहत, और एक बात आती है आर्टिकल नंबर 87 के तहत। दो तरीके से यहाँ पर संबोधित करता है। आर्टिकल नंबर 86 कहता है कि राष्ट्रपति का सामान्य अभिभाषण, सामान्य अभिभाषण, और ये कहता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अब देखते हैं सामान्य अधिभाषण में क्या है और विशेष अधिभाषण में क्या है। सामान्य अधिभाषण का मतलब होता है कि राष्ट्रपति कभी भी किसी भी सदन में या संयुक्त बैठक बुलाकर, संयुक्त बैठक को, ठीक है, संयुक्त बैठक को जो है संबोधित कर सकता है तथा किसी भी सदन को संदेश भेज सकता है, संदेश भेज सकता है। अब देखते हैं क्या है ये। कभी भी किसी भी सदन में वो अपनी बात रख सकता है, ठीक है, उसको संबोधित कर सकता है, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, या दोनों की ज्वाइंट मीटिंग रखी हो, संयुक्त बैठक हो। अगला कह रहा है कि किसी भी सदन को संदेश भेज सकता है। तो ये संदेश भेजना क्या होता है? मान लीजिए कोई विधेयक है, ठीक है, और वो बहुत दिन से किसी भी सदन में लंबित पड़ा हुआ है, चाहे राज्यसभा में लंबित हो, चाहे लोकसभा में लंबित हो, तो राष्ट्रपति एक संदेश भेज सकता है कि भाई आप इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करिए। ये संदेश भेजने की भी शक्ति वहाँ पर राष्ट्रपति को दी गई है विधायी शक्तियों के अंतर्गत। ये तो रही बात हमारे सामान्य अभिभाषण की। अब विशेष अभिभाषण का मतलब क्या होता है, पहले समझ लेते हैं। विशेष अभिभाषण का मतलब होता है कि किसी विशेष प्रयोजन पर या किसी विशेष समय पर, ठीक है, तो वो कौन सा विशेष समय है? जब सामान्य जो निर्वाचन होता है के पश्चात जब नई लोकसभा गठित होती है, नई लोकसभा का गठन होता है, ठीक है, तब करेगा। और प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ के सत्र में अभिभाषण, ठीक है। कहने का मतलब जब नई सरकार बनती है, नई लोकसभा बनती है, ठीक है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति उसको क्या करेगा? संबोधित करेगा, अभिभाषण देगा। और प्रत्येक वर्ष की प्रारंभ के सत्र में भी वो अभिभाषण देगा। मान लीजिए सत्र का प्रारंभ कहाँ से होता है? बजट सत्र होता है, तो बजट सत्र में स्टार्ट करेगा वहाँ पर अपने अभिभाषण के साथ राष्ट्रपति, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। सामान्य निर्वाचन के पश्चात पहली चीज़, जब लोकसभा का नई लोकसभा गठित होती है, तब वहाँ पर राष्ट्रपति अभिभाषण देगा, ठीक है। और ये जो भाषण है, भाषण किसके द्वारा तैयार किया जाएगा? मंत्री परिषद के द्वारा ही तैयार किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, भाषण भी स्वयं की मर्जी से वो नहीं बोलने वाला है। जो बातें मंत्री परिषद उसको बताएगा कि ये चीज़ें आपको वहाँ पर पटल पर रखनी है, ठीक है, वही अभिभाषण में उसके वहाँ पर रहेगा। तो ये तो रही बात हमारे राष्ट्रपति के अभिभाषण की। अब एक और शक्ति है, राष्ट्रपति जो है कुछ व्यक्तियों का मनोनयन करता है, मनोनीत करता है। तो देखते हैं किसको किसको मनोनीत करता है। राष्ट्रपति कुछ व्यक्तियों को मनोनीत करता है। सदस्यों का मनोनयन
एक शक्ति और होती है सदस्यों का मनोनयन, ये भी विधायी शक्ति है। 2 जगह करता है, पहला है लोकसभा में मनोनयन करेगा, दूसरा राज्यसभा में मनोनयन करेगा, राज्यसभा में मनोनयन करेगा। लोकसभा में किसका करेगा और राज्यसभा में किसका करेगा? लोकसभा में करेगा एंग्लो इंडियंस का, ठीक है। कितना करेगा? 2 व्यक्तियों का, ठीक है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन का करेगा 2 व्यक्तियों का, और राज्यसभा में कितने का करेगा? 12 व्यक्तियों का करेगा, का मनोनयन करेगा। राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 का करेगा। चूंकि ये बात अब बहुत पुरानी हो गई है, बहुत नहीं 2020 की है, ठीक है। अब ऐसे प्रावधान को संविधान में हटा दिया गया है। ये आर्टिकल नंबर 331 में था, ठीक है। और राज्यसभा में 81 के तहत ये यहाँ पर मनोनयन होता था, ठीक है। तो लोकसभा में जो एंग्लो इंडियंस का मनोनयन करता था राष्ट्रपति, ठीक है, हमारे एक संविधान संशोधन अधिनियम आया था, संविधान संशोधन हुआ था 104वां संविधान संशोधन 2020 में। इसके तहत अब लोकसभा में आंग्ल भारतीयों का जो समूह का प्रतिनिधित्व था उसको हटा दिया गया है, ठीक है। पहले क्या था, 2020 से पहले क्या, हम जानेंगे, जानकारी लेंगे। लोकसभा में क्या करता था राष्ट्रपति? 2 ऐसे व्यक्ति, ठीक है, जिसको जानता था कि लोकसभा में, ठीक है, आंग्ल भारतीय समूह का प्रतिनिधित्व कम है, ठीक है, तो अगर उसकी नॉलेज में रहता था कि आंग्ल भारतीय समूह का जो प्रतिनिधित्व है लोकसभा में वो कम है, तो ऐसे किन्हीं 2 एंग्लो इंडियंस को वहां पर वो अपॉइंट कर देता था, मनोनयन कर देता था सीधे, ठीक है। अच्छा, बात आ रही थी एंग्लो इंडियंस की, ठीक है। तो जरा यहाँ समझ लेंगे कि एंग्लो इंडियंस होते क्या हैं। आंग्ल भारतीय जो होते हैं होते क्या हैं? एंग्लो इंडियन, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं, किसको एंग्लो इंडियन बोलते हैं, ठीक है। एंग्लो इंडियन ऐसे व्यक्ति होते हैं जो, पहला तो है भारत के नागरिक हों, भारत के नागरिक हों, और इसकी जो परिभाषा दी हुई है आर्टिकल नंबर 366 के अंदर दी गई है। संविधान की बहुत सारी जो परिभाषाएं हैं वो आर्टिकल नंबर 366 के अंदर दी गई हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है कि संबंधित फलानी जो परिभाषा है वो किस आर्टिकल में है, तो ज़्यादातर जो परिभाषाएं हैं वो आर्टिकल नंबर 366 में दी गई हैं, तो यहाँ से आप इसको याद रखेंगे। तो इसी क्रम में एंग्लो इंडियन की भी जो परिभाषा दी है आर्टिकल 366 के अंतर्गत ही दी गई है। कहता है कि पहली चीज़ है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी चीज़ कहता है कि जो उसका पितृपक्ष है या पितृकुल है, पितृकुल जो है, ठीक है, उसका कोई भी व्यक्ति, चाहे वो उसका फादर हो, पिता हो या पितामह हो, पर पितामह हो, है ना, बाबा हो, दादा हो, वो कौन होना चाहिए? यूरोपीय होना चाहिए। देखिए, केवल यूरोपीय ही होना चाहिए, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और किसी कॉन्टिनेंट की बात यहाँ नहीं करी है उसने, सिर्फ और सिर्फ यूरोप की बात करी है। ना अफ्रीका की बात करी है, ना ऑस्ट्रेलिया की बात करी है, ना अमेरिका की बात करी है। कहाँ की बात करी है? सिर्फ और सिर्फ यूरोप की बात करी है। तो ये चीज़ यहाँ पर फोकस करिएगा कि पितृ जो कुल है वो कहाँ का होना चाहिए? यूरोप का होना चाहिए। और तीसरी चीज़ है जो मातृकुल है, मातृकुल ये भारतीय होना चाहिए, मतलब इंडियन होना चाहिए। उसकी माता, ठीक है, या उसकी नानी, परनानी कौन होना चाहिए? माता ये जो भारतीय होनी चाहिए। तो ये 3 वहाँ पर प्रॉपर्टी एंग्लो इंडियन की होनी चाहिए, वही एंग्लो इंडियन माना जाएगा वहाँ पर। पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए, पितृकुल यूरोपीय होना चाहिए और मातृकुल भारतीय होना चाहिए। अगर इसका जस्ट उल्टा है, मान लीजिए मातृकुल जो है यूरोपीय है और पितृकुल भारतीय है, तो ऐसी कंडीशन में वह एंग्लो इंडियन नहीं माना जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 3 कंडीशन के आधार पर ही वो एंग्लो इंडियन माना जाएगा। ये चीज़ आपको वहाँ पर ध्यान रखनी होगी। तो उन्हीं 2 व्यक्तियों का मनोनयन राष्ट्रपति यहाँ पर लोकसभा में करता था, ठीक है। जब 104वां संविधान संशोधन, थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है 104वां संविधान संशोधन क्या था। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति
अनुसूचित जनजाति और एंग्लो इंडियन का जो राजनीतिक आरक्षण था वो 10-10 साल के लिए बढ़ाया जाना था। हमेशा होता है, ठीक है, 1950 से होता आ रहा है, हमेशा 10-10 साल के लिए बढ़ रहा है। लेकिन इस बार क्या हुआ, अनुसूचित जाति का तो बढ़ा, अनुसूचित जनजाति का भी आरक्षण बढ़ाया गया 10 साल के लिए, लेकिन एंग्लो इंडियन का जो 2 मनोनयन हो रहा था, ठीक है, उसको यहाँ से उन्होंने हटा दिया। तो ये धारा निरसित हो गई है अब संविधान में 331, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखनी होगी। अब इसकी शक्तियाँ बिल्कुल खत्म हो गई, ठीक है। 331 के तहत अब राष्ट्रपति वहाँ पर एंग्लो इंडियंस का किसी प्रकार का कोई मनोनयन नहीं करने वाला है, ठीक है। तो ये संविधान संशोधन हुआ था 104वां संविधान संशोधन 2020। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप टिक लगा लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए, और ये किसी न किसी एग्जाम में आपके ज़रूर आने वाला है, ठीक है। तो 104वां संविधान संशोधन 2020 अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को, ठीक है, राजनीतिक आरक्षण 10-10 साल के लिए यहाँ बढ़ाया जा रहा है, लेकिन एंग्लो इंडियन का यहाँ पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब बात करते हैं राज्यसभा में, ठीक है, मनोनयन। राज्यसभा में किसका किसका मनोनयन करता है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, राज्यसभा में कुछ क्षेत्र हैं, ठीक है, जैसे साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, ठीक है, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, ठीक है, जिसमें जो विशिष्ट योग्यता वाले व्यक्ति हैं, चाहे वो साहित्य में हो, कला में हो, विज्ञान में हो या समाज सेवा में हो, ठीक है, उनका मनोनयन कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, मनोनीत करेगा, ऐसे 12 सदस्यों को। लेकिन एक चीज़ है, दिमाग में एक कन्फ्यूज़न आता होगा, क्या बराबर बराबर ही यहाँ पर मनोनयन होगा कि 4 हैं तो 3-3 हो जाएं, 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो अपने विवेक के आधार पर जिस क्षेत्र को जितनी सीटें देना चाहे उतनी दे सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ध्यान, हो सकता है साहित्य को उसने, साहित्य वाले को 1 ही किया, कला वाले को 5 कर लिया, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है पॉसिबल, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी, कोई यहाँ पर फिक्स नहीं है संविधान में हमारे, ठीक है, बस उसके विवेक पर आधारित है कि कितने लोगों का उसको मनोनयन यहाँ पर करना है। तो 12 व्यक्तियों को कुल करेगा। अभी हाल में देखा गया है ट्रेंड, ठीक है, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी मतलब इन क्षेत्रों के अलावा किसी क्षेत्र से संबंधित रखते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर, ये तो खेल से संबंधित थे, लेकिन इनका भी मनोनयन राज्यसभा में कर लिया गया था, ठीक है। तो वहाँ पर बताया गया कि जो खेल है, ठीक है, वो भी एक कला है, खेल भी क्या है, एक कला है। तो कला के आधार पर ही उनका मनोनयन वहाँ पर कर लिया गया। हालांकि है तो खेल ही, वो खेल क्षेत्र अलग होता है, कला का क्षेत्र अलग होता है, लेकिन वहाँ पर उन्होंने खेल को भी एक कला के रूप में मानकर सचिन तेंदुलकर का क्या कर दिया था, वहाँ पर मनोनयन कर दिया था। तो इस तरह से वहाँ पर 12 सदस्य जो कि राज्यसभा के होंगे सीधे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। अब बात आती है कि जो विधि बनाने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, उसमें कौन सी शक्ति उसको मिलती है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की विधि निर्माण की प्रक्रिया। राष्ट्रपति की विधि निर्माण की प्रक्रिया में कैसे वो सहभागी होता है। मान लीजिए कोई विधेयक है, राज्यसभा और लोकसभा, दो हमारे सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। मान लीजिए कोई विधेयक हमारा राज्यसभा में रखा गया, ठीक है, राज्यसभा से पास हो गया, लोकसभा से भी पास हो गया। अब वो किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाएगा, राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाएगा। राष्ट्रपति अगर उस विधेयक को मंजूरी प्रदान कर देता है तो वह विधेयक अब क्या बन जाएगा,
अधिनियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अधिनियम। ठीक है, विधेयक। ये फिगर आप बना सकते हैं, ठीक है, याद करने के लिए। राज्यसभा, लोकसभा, इन दोनों जगह से जब कोई विधेयक यहाँ पास हो जाएगा, ठीक है, तो वो राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाएगा। अब राष्ट्रपति की मंजूरी यहाँ पर अगर उसको मिल गई तो वो क्या बन जाएगा? अधिनियम बन जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और आती है, जब राष्ट्रपति के पास वो विधेयक जाता है तो यहाँ पर राष्ट्रपति के पास कुछ शक्तियाँ होती हैं, कुछ पावर्स दी गई हैं उसको, ठीक है। वो क्या क्या कर सकता है? या तो वो उस विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दे, मतलब स्वीकार कर ले, या अस्वीकार कर दे, या पुनर्विचार के लिए सदन के पास भेज दे, ठीक है, या पुनर्विचार के पश्चात पुनः आए विधेयक पर मंजूरी देने के लिए बाध्य रहेगा। समझते हैं एक एक चीज़ करके। मंजूरी यहाँ पर आर्टिकल नंबर 111 में दिया हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो जब राज्यसभा और लोकसभा से जब कोई भी बिल, कोई भी विधेयक पास होकर राष्ट्रपति के पास आता है, ठीक है, तो राष्ट्रपति के वहाँ पास कुछ ये शक्तियाँ दी गई हैं इसको, या तो विधेयक को क्या कर दे? मंजूरी प्रदान कर दे कि हाँ भाई बिल्कुल सही है विधेयक, ठीक है, हम स्वीकार करते हैं इसको, अपना साइन कर दे और वो अधिनियम बन जाए। अगली कंडीशन क्या है? वो अस्वीकार कर दे। तो अस्वीकार कब करेगा? मान लीजिए राष्ट्रपति को ऐसा लग रहा है कि जो विधेयक जो आया है, ठीक है, वो मंजूरी मिलने से पहले ही लोकसभा क्या हो गई है? विघटित हो गई है, या मंत्रिपरिषद ने त्यागपत्र दे दिया है। तो और जो नई सरकार आई है, ठीक है, उसने वहाँ पर उस विधेयक पर मंजूरी देने के लिए मना किया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर राष्ट्रपति क्या करेगा? उस विधेयक को अस्वीकार कर देगा। एक और स्थिति आती है कि मान लीजिए विधेयक राज्यसभा से और लोकसभा से पास होकर राष्ट्रपति के पास पहुँचा, और राष्ट्रपति क्या कहेगा कि कुछ इसमें खामियां हैं, लग रहा है कुछ कमियां लग रही हैं उसको, तो वो पुनः उसके पास भेज देगा, सदन के पास, पुनः सदन के पास इसे भेजेगा, ठीक है, कि भाई देखिए इसमें कुछ कमियां हमें लग रही हैं। तो अब यहाँ पर जो सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, इसके पास दो ऑप्शन हैं, या तो उसमें कुछ संशोधन कर दे, या बिना संशोधन के पुनः राष्ट्रपति के पास भेज दे। दो कंडीशन में, या तो संशोधन कर दे, ठीक है, या बिना संशोधन के फिर से उसी तरह से क्या कर दे? राष्ट्रपति के पास भेज दे। अब क्या है, जो पुनर्विचार के बाद फिर से जब वो वापस आया है, ठीक है, या तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के साथ, अब उसमें राष्ट्रपति अपनी जो मंजूरी है वो देने के लिए बाध्य है। यहाँ पर अब उसको मंजूरी वहाँ पर देना ही देना पड़ेगा, ठीक है, नहीं देगा तो वो संविधान के विरुद्ध माना जाएगा, है ना। तो पुनर्विचार के पश्चात अगर जो भी विधेयक आएगा वहाँ पर राष्ट्रपति को यहाँ पर उसकी मंजूरी देनी ही देनी पड़ेगी। एक चीज़ यहाँ पर बात कर लेते हैं, जब विधेयक की बात हो रही है तो आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 को भी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे। आर्टिकल 200 क्या कहता है? आर्टिकल 200 कहता है कि जो राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, ठीक है, उसमें जब कोई विधेयक पास होकर राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज सकता है, भेज सकता है। कहने का मतलब जो राज्यपाल है, ठीक है, वो किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए वहाँ पर भेज सकता है। अब आर्टिकल नंबर 201 की बात आती है। आर्टिकल नंबर 201 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 201 कहता है कि भेज तो दिया है उसने, ठीक है,
अब राष्ट्रपति के पास वहाँ पर 3 पावर्स हैं। पहली, या तो मंजूरी प्रदान कर दे, दूसरी उसे भी अस्वीकार कर दे, और तीसरी है पुनर्विचार के लिए सदन के मतलब फिर से विधानसभाओं के पास या विधानमंडल के पास भेज दे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अगर पुनर्विचार के बाद पुनः राष्ट्रपति के पास वो आता है, ठीक है, यहाँ पर तो बाध्य था मंजूरी देने के लिए, लेकिन वहाँ राज्यों की कंडीशन में बाध्य नहीं है। ठीक है, पुनर्विचार के लिए आया, फिर से राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उसको वापस कर सकता है, कि कहेगा कि हम इस पर किसी प्रकार की कोई मंजूरी नहीं दे सकते हैं, तो वहाँ पर वो बाध्यता खत्म हो जाती है। पुनर्विचार के बाद के पश्चात वापस आए विधेयक पर मंजूरी देने के लिए बाध्य नहीं है। क्या बाध्य नहीं है? ठीक है, पुनर्विचार के बाद जब वापस विधेयक आएगा तो उस पर अपनी मंजूरी देने के लिए बाध्य नहीं है, वो फिर से पुनर्विचार के लिए भेजता रह सकता है। ठीक है, ये तो रही बात हमारी राष्ट्रपति की विधि निर्माण की प्रक्रिया में कैसे कैसे उसकी जो विधायी शक्तियां हैं वो काम करती हैं। अब कुछ बातें ऐसी हैं, ठीक है, कुछ रिपोर्ट्स हैं जो सदन के पटल पर रखता है राष्ट्रपति। देखते हैं कौन कौन सी रिपोर्ट्स वहां पर रखता है। कुछ रिपोर्ट्स रखता है यहां पर सदन के पटल पर, देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा संसद में रखी जाने वाली रिपोर्ट, किसकी रिपोर्ट वहां पर संसद में रखता है। पहला कह रहा है कि कैग मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, नियंत्रक और महालेखा जो परीक्षक है उसकी वहाँ पर वो रिपोर्ट, इसको कैग भी बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, इसकी रिपोर्ट संसद के पटल पर रखेगा। फिर लोक सेवा आयोग की जो रिपोर्ट होगी वो भी वहाँ पर संसद के पटल पर राष्ट्रपति को रखने के लिए पावर दी गई है। तीसरा हमारा जो वित्त आयोग होता है, वित्त आयोग, उसकी रिपोर्ट भी संसद के पटल पर कौन रखता है? राष्ट्रपति रखता है। वित्त आयोग के बाद हमारा है चौथे नंबर पर अनुसूचित जाति आयोग। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग, फिर पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, चुनाव आयोग हो गया, या बजट से संबंधित। ठीक है, बजट जो भी चीज़ें यहाँ पर हैं, चाहे वो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट हो, लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट हो, वित्त आयोग की रिपोर्ट हो, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की रिपोर्ट हो, पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट हो, चुनाव आयोग की रिपोर्ट हो, या बजट से संबंधित कोई भी रिपोर्ट पेश करनी है तो राष्ट्रपति वहाँ पर संसद में रख सकता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर विधायी शक्तियों के रूप में शामिल की गई हैं। इन रिपोर्ट्स को ध्यान से रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट संसद के पटल पर राष्ट्रपति द्वारा रखी जाती है या नहीं रखी जाती है। ठीक है, 4 ऑप्शन रहेंगे आपके पास। अब यहाँ पर बात करते हैं राष्ट्रपति की अगली विधायी शक्ति के बारे में। कह रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली,
दमन द्वीप, ठीक है, इन सब जगहों पर विकास और सुशासन से नियम बना सकता है, ठीक है। विकास और सुशासन संबंधित नियम अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप और विकास और इन जगहों पर विकास और सुशासन संबंधित कुछ नियम यहाँ पर राष्ट्रपति बना सकता है अपनी विधायी शक्तियों के अंतर्गत, ठीक है। ये चीज़ आपको वहाँ पर ध्यान रखनी होगी। एक और शक्ति आती है इसी के अंतर्गत, मान लीजिए लोकसभा है या राज्यसभा है, तो लोकसभा या राज्यसभा का जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा, लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, ठीक है, या राज्यसभा स्पीकर या उपसभापति, अगर इनका पद रिक्त है, किन्हीं कारणवश अगर लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का जो पद है वो रिक्त है, ठीक है, तो लोकसभा के भी किसी भी सदस्य को वहाँ पर, ठीक है, वो अध्यक्षता करने के लिए वहाँ पर अधिकार या अध्यक्षता करने के लिए वहाँ पर सौंप सकता है सदस्यता। ये चीज़ ध्यान देंगे। इसी तरह राज्यसभा में भी अगर स्पीकर और उपसभापति किसी कारण से उनका पद रिक्त है, तो इन्हीं के सदस्यों में से किसी को भी वहाँ पर अध्यक्षता करने के लिए वहाँ पर सदस्य को नॉमिनेट कर सकता है राष्ट्रपति। ये तो रही राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। एक और विधायी शक्ति में है, देखते हैं क्या है, चुनाव आयोग से परामर्श करके सदस्यों की अयोग्यताओं के प्रश्न पर निर्णय करता है। राष्ट्रपति क्या है, जो संसद के सदस्य हैं, ठीक है, अगर उनकी किसी प्रकार से कोई अयोग्यता है तो उस प्रश्न पर भी वो निर्णय करने में सक्षम है, और वो परामर्श किससे लेगा, चुनाव आयोग से, ठीक है। ये जरूरी है, चुनाव आयोग के परामर्श पर ही जो है वहाँ पर संसद सदस्यों की अयोग्यता पर प्रश्न चिन्ह उठा सकता है वो। ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखनी होगी। अब कुछ विधेयक जो हैं वो पास करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी लेना आवश्यक है। कुछ ऐसे विधेयक होते हैं, ठीक है, जिनको पास करने से पहले हम राष्ट्रपति के पास उसकी मंजूरी लेना आवश्यक होता है। तो कौन कौन से ऐसे विधेयक हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। विधेयक जिनको पारित करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है। कौन कौन से विधेयक हैं जिसकी मंजूरी लेना आवश्यक है। पहला है, आर्टिकल नंबर 3 में हमने पढ़ा था जब संघ और उसका क्षेत्र पढ़ रहे थे, नए राज्यों का निर्माण। कौन सा, नए राज्यों का निर्माण या पुराने राज्यों के नाम, सीमाओं आदि में परिवर्तन से संबंधित विधेयक। यदि राज्य पुनर्गठन जो विधेयक है उससे संबंधित कोई विधेयक है, राज्य पुनर्गठन से संबंधित, कहने का मतलब अगर कोई नया राज्य बनाना है या जो पुराने वाले राज्य है उनमें किसी राज्य के नाम, उनकी सीमाओं आदि में अगर परिवर्तन करने की कोई बात है, ऐसा कोई विधेयक है, तो राष्ट्रपति की जो मंजूरी है वो लेना आवश्यक है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। दूसरा कह रहा है कि भारत के
संचित निधि, संचित निधि जो भारत का कोष होता है, कॉन्सोलिडेटेड फंड जो होता है, ठीक है, संचित निधि से, ठीक है, खर्च किए जाने वाले विधेयक। अगर कोई ऐसा विधेयक है, ठीक है, जो भारत की संचित निधि से संबंधित है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या करेंगे, राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी जो है वहाँ पर लेना आवश्यक है। तीसरा कह रहा है धन विधेयक, धन विधेयक, धन विधेयक पर भी राष्ट्रपति की 117 के अंतर्गत राष्ट्रपति की जो मंजूरी है वो लेना आवश्यक है। फिर कह रहा है ऐसे कराधान जिससे राज्यों का हित है, ऐसे कराधान जिसमें राज्यों का हित है, राज्यों का हित है। कहने का मतलब कुछ ऐसे कराधान से संबंधित विधेयक जिसमें राज्यों का हित है, ठीक है, वो उनको भी आर्टिकल 274 के तहत पास करते हैं और राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेना आवश्यक है। फिर अगला कहता है राज्यों के मध्य अगर कोई किसी प्रकार का व्यापार या वाणिज्य जैसे संबंधित कोई विधेयक है ना, आर्टिकल नंबर 304, राज्यों के मध्य व्यापार वाणिज्य पर प्रतिबंध से संबंधित, प्रतिबंध से संबंधित अगर कोई विधेयक है, विधेयक आर्टिकल 304 के तहत, ठीक है, तो इसमें भी राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेना आवश्यक है। तो अगर कोई नए राज्यों का निर्माण करना है या उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना है, ऐसा कोई विधेयक है आर्टिकल नंबर 3 के तहत, तो सदन में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी लेना वहाँ पर आवश्यक हो जाती है। दूसरे नंबर पर भारत के संचित निधि से अगर कोई खर्च करने वाला विधेयक है तो वहाँ पर भी राष्ट्रपति की मंजूरी लेना आवश्यक है। धन विधेयक के मामले में आर्टिकल नंबर 117 के तहत भी राष्ट्रपति से पूर्व मंजूरी लेना आवश्यक है। और कोई भी ऐसा कराधान का मामला जिसमें राज्यों का हित है, ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 274 के तहत वहाँ पर भी राष्ट्रपति की मंजूरी लेना आवश्यक हो जाता है। फिर बात कह रहा है कि राज्यों के मध्य अगर व्यापार वाणिज्य पर प्रतिबंध से संबंधित किसी प्रकार का कोई मामला है, कोई विधेयक है, तो वैसी कंडीशन में भी वहाँ पर राष्ट्रपति से पूर्व मंजूरी लेना आवश्यक होगा। ये तो रही विधायी शक्तियों में हमारी संसद के अंग के रूप में। स्टार्टिंग में हमने बताया था एक और शक्ति होती है इसकी, अधिनियम बनाने की, अधिनियम बनाने की, ठीक है। क्या होता है अधिनियम? अधिनियम लाने की बात करते हैं। आर्टिकल 123 के ऑर्डिनेंस पास करने की भी यहाँ पर राष्ट्रपति को शक्ति होती है। तो ये पूरा चैप्टर में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ऑर्डिनेंस पास करता है राष्ट्रपति, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज हमने पढ़ी है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य कर दें और नोटिफिकेशन बिल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको समय समय पर मिलते रहें और आप उनका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।